9 सितंबर को जब इसराइल ने कतर पे हमला किया तो दूसरे दिन मीडिया के थ्रू कतर के प्राइम मिनिस्टर का रेस्पॉन्स आता है कि अमेरिका ने हमें डिफेंड क्यों नहीं किया। फिर रीचर्स लिखता है कि इसराइली हमले के बाद कतर और यूएसए एक एनहांस्ड डिफेंस डील करने वाले हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि गल्फ कंट्रीज को इसराइली हमले के बाद अब अमेरिका की प्रोटेक्शन पे भरोसा नहीं है और इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का बनाया हुआ निजाम बिगड़ सकता है। अब यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला, अमेरिका तुम अरब बादशाहों की प्रोटेक्शन क्यों करे, और दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बनाए हुए कौन से ऑर्डर, कौन से निजाम की बात कर रहा है। अब इन दो सवालों के जवाब में ही छुपा हुआ है इस सवाल का जवाब भी कि क्यों सारी अरब और यूरोपियन कंट्रीज समेत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान जैसे हाईली डेवलप्ड, हाईली पावरफुल कंट्रीज तक यूएसए के इशारों पे नाचते हैं। क्यों जो मुल्क भी यूएसए के साथ कोऑपरेट नहीं करता उस पे बड़े आराम से सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। मतलब ये यूएसए सारी दुनिया का बाप आखिर कैसे बन बैठा है। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है जो हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। गौर से सुनिएगा। 1944 वर्ल्ड वार सेकंड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। एक साइड से जंग ने पूरे यूरोप, जापान, यूएसएसआर वगैरह को तबाह कर लिटरली बैंकरप्ट कर दिया था, और दूसरी साइड से यूएसए के अंदर इस जंग से कोई भी नुकसान ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज, सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आसमान छू रही थी। न सिर्फ दुनिया का आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट यूएसए पूरा कर रहा था, बल्कि पूरी दुनिया का ऑयल, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, वेपन्स और कंज्यूमर गुड्स का नंबर 1 सप्लायर भी यूएस से ही बन गया था। इस जंग के दौरान यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया वगैरह जैसी यूरोपियन कंट्रीज ने अपना सारा सोना यूएसए से वेपन्स, फूड, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने में खर्च डाला। रिजल्ट, वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया और दुनिया का 70% गोल्ड यूएसए की ट्रेजरीज और बैंक्स में जमा हो गया। यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी तो बनी ही, पर साथ में ही दुनिया का आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट यूएस से पूरा करने लगा। अब वर्ल्ड वार सेकंड से तबाह हुई सारी कंट्रीज, खासकर यूरोपियन और जापान, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अमेरिकन गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एड और लोन्स पर बेहद डिपेंडेंट हो गई। उन्हें एक पावरफुल करेंसी की बेहद जरूरत थी जिसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और बेशुमार गोल्ड की बैकिंग हो, मतलब अमेरिकन डॉलर। तो 1944 में यूएसए के एक टाउन ब्रेटन वुड्स में 44 एलाइड नेशंस की कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका नाम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े फैसले लिए गए, पर एक फैसला जिसने यूएसए को दुनिया का बाप बनाकर रख दिया वो था यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी, मतलब ग्लोबल करेंसी बना डालना। क्योंकि दुनिया का 70% गोल्ड अब अमेरिका के पास था, दुनिया का आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट अमेरिका दे रहा था और पूरी दुनिया अमेरिका पर गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर बेहद डिपेंडेंट थी, तो बड़े आराम से अमेरिका ने गारंटी दे दी कि 35 अमेरिकन डॉलर 1 आउंस गोल्ड के बराबर होगा। मतलब कभी भी 1 अमेरिकन डॉलर लेकर आओ और उसके बदले 1 ग्राम गोल्ड ले जाओ, या फिर 1 ग्राम गोल्ड की कीमत की कोई भी चीज अमेरिका से $1 की जगह लेकर जाओ। वर्ल्ड ट्रेड डॉलर्स में होने लगा। डॉलर को रेगुलेट करने के लिए यूएस ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए, और फिर क्या था, दुनिया का हर मुल्क अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गया। मतलब अब किसी भी कंट्री को कुछ भी खरीदना है, ऑयल, मशीनरी, फूड वगैरह, तो आगे वाला यूएस डॉलर मांगता, क्योंकि यूएस डॉलर अब गोल्ड के बराबर था। इंडिया को अगर सऊदी अरबिया से ऑयल खरीदना है तो डॉलर्स लाने होंगे, इंडियन रुपीस नहीं, और डॉलर लाने के लिए इंडिया को अमेरिका जाना है और यूएस के बनाए हुए वर्ल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और कभी भी यूएसए ने अगर किसी भी कंट्री पर सैंक्शन लगा दिए तो चुपचाप उस मुल्क के साथ इंडिया को ताल्लुकात खत्म करने होंगे, वरना भूल जाओ डॉलर्स। और जब अमेरिका की खुद की बात आती है, मतलब किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करना है, जंगें लड़नी है या उस कंट्री के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बड़े आराम से घर के अंदर डॉलर्स प्रिंट करता और उस कंट्री से कुछ भी खरीद लेता, जबकि दूसरी कंट्रीज को डॉलर्स कमाने पड़ते। पर फिर शुरू हुआ डॉलर का डाउनफॉल। वियतनाम वार, कोल्ड वार, ग्रेट सोसाइटी, मेडिकेयर, मेडिकैट जैसे फेल्ड डोमेस्टिक प्रोग्राम्स, यूरोप और जापान की इकोनॉमीज का स्ट्रांग हो जाना वगैरह ने यूएस फाइनेंस को ड्रेन कर दिया। 1970s तक पहुंचते पहुंचते यूएस के पास उतना गोल्ड रिजर्व रहा ही नहीं जितने वो डॉलर्स प्रिंट कर रहा था, और ये इम्बैलेंस बहुत सारी कंट्रीज को दिख गया, जिसकी वजह से डॉलर पर भरोसा बिल्कुल ही खत्म होने लगा। रिजल्ट, 1960
1965 फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गोल ने यूएस डॉलर की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए लिटरली अपने वारशिप्स डॉलर से भर भर के अमेरिका भेज दिए और उसके बदले सोना ले लिया। फ्रांस के बाद वेस्ट जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके वगैरह जैसे मुल्कों ने भी बिल्कुल यही किया, डॉलर्स वापस देकर शिप्स भर भर के अमेरिका से गोल्ड ले लिया। रिजल्ट, जहां 1944 में यूएस के पास 20,000 टन से भी ज्यादा सोना था, 1970 में वो गिर के 7,000 टन से भी नीचे चला गया। अब इस तरह से तो अमेरिका का सारा गोल्ड रिजर्व खत्म हो जाता। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अगस्त 1971 में डॉलर्स की गोल्ड बैकिंग को खत्म कर दिया। मतलब अब डॉलर की जगह कोई भी सोना नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। जियोपॉलिटिक्स में इसे निक्सन शॉक का नाम दिया गया है। तो अब डॉलर फेड करेंसी बन गई। मतलब अब अगर डॉलर चला भी तो यूएस गवर्नमेंट पर भरोसे से। पर यूएस से अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी थी। यूएस का डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट कर रहा था। पर इस यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए अभी भी किसी चीज की बैकिंग चाहिए थी। एक ऐसी चीज जो गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल और कीमती थी, ऑयल। तो फिर क्या था, प्रेसिडेंट निक्सन दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया के पास जा पहुंचे और 1974 में सऊदी किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज के साथ पेट्रो डॉलर की डील कर डाली। इस डील के तहत सऊदी अरेबिया अब से अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी मोनार्की को न सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस और प्रोटेक्शन देगा बल्कि अपने एडवांस वेपन्स शेयर करेगा, मिलिट्री ट्रेनिंग देगा, इंटेलिजेंस सपोर्ट, सऊदी मोनार्की को यूएन, ओपेक, नेटो वगैरह जैसे हर एक इंटरनेशनल स्टेज पर फुल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प, ऑयल एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में अपनी एडवांस मशीनरी के थ्रू मदद करने के साथ साथ अपनी हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक शेयर करेगा। इतने सारे ऑफर्स देखकर कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, लीबिया जैसी बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने भी खुशी खुशी ये पेट्रो डॉलर सिस्टम ज्वाइन कर लिया, खासकर 1979 के ईरान रेवोल्यूशन के बाद, जब उन्हें ईरान से खतरा कुछ ज्यादा ही लगने लगा। रिजल्ट, यूएस डॉलर को अब गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल चीज की बैकिंग मिल गई। दुनिया के हर एक मुल्क को ऑयल तो चाहिए ही अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, पर उसके लिए डॉलर्स लाने होंगे। मतलब यूएस डॉलर फिर से ग्लोबल करेंसी बन गया और अभी तक बना बैठा है, मेहरबानी इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। उसके बाद जिसने भी ऑयल को यूएस डॉलर के बगैर किसी और करेंसी में बेचने की कोशिश की तो हाल लीबिया के गद्दाफी या फिर इराक के सद्दाम हुसैन जैसा ही होगा, या फिर वेनेजुएला और ईरान की तरह सैंक्शंस को फेस करना होगा। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना ही है कि गोल्ड फिर भी रियल था, ऑन मेरिट था, पर ये ऑयल एक आर्टिफिशियल, एक धोखा। आई होप अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि क्यों ये अरब कंट्रीज अमेरिका के इशारों पर नाचती हैं, क्यों सिक्योरिटी के लिए इससे भीख मांगती हैं, क्यों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसी हाईली डेवलप्ड और इतनी पावरफुल कंट्रीज अमेरिका की हर बात मानते हैं। जिस पर भी सैंक्शन लगा दिया तो इसके पीछे हो लेते हैं। मतलब आपको समझ आ ही गया होगा ये अमेरिका पूरी दुनिया का बाप आखिर कैसे बन बैठा है। हाँ, इस पेट्रो डॉलर को खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स नेशन जो है इस पेट्रो डॉलर की गुंडागर्दी को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू।